दिल्ली किसकी होगी? देखिए, हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। क्यों दिल्ली के नतीजों को देश का एग्जिट पोल माना जाता है? 1998 से लेकर 1999 का चुनाव, 2004, 2009, 2014, 2019। सबसे पहले देख लीजिए 98, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आई हैं उसकी दिल्ली में सरकार बनी है। 98 में 6 सीटें बीजेपी की आई थी, फिर 99 में फिर से चुनाव हो गए थे, 99 में 7 सीटें आ गई थी। लेकिन उसके बाद 2004, 2009 जब यूपीए की सरकार बनी तो बाजी पूरी तरह से पलट गई। कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आई थी 2004 में और बीजेपी की सिर्फ 1 सीट रह गई थी। पहुंचिए 2009 में, जब 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था दिल्ली में, उनकी जीत हुई थी, बीजेपी का सफाया हो गया था। लेकिन 2014 के बाद कहानी एक बार फिर से पलटती है। नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बनती है और 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती है। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखिए, अब काउंटडाउन दिल्ली का शुरू हो चुका है। 25 को यहां पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी स्वाति मालीवाल के मुद्दे को उठा रही है। स्वाति मालीवाल ने खुद भी आज इंटरव्यू देकर विभव कुमार, जो कि पीए है अरविंद केजरीवाल के, उनको तो सवालों में खड़े किया ही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई प्रश्न पूछे हैं। क्या दिल्ली की जनता ये मानती है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली में जब वोटिंग होगी तो मुद्दा रहेगा उनके दिमाग पे? यही तमाम सवाल आज उनसे दागेंगे। हमारे साथ जो मंच पर खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, विधायक, जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनिल भारद्वाज जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, चेयरमैन है मीडिया कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट डीपीसीसी। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और प्रोफेसर संजय कुमार, जो कि लोक नीति सीएसडीएस के सिफोलॉजिस्ट है, को डायरेक्टर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहता है संजय जी कि नंबर्स किसकी तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली क्या कह रही है? मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत पहले से ही सुलग रही थी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो पिटाई कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आ गई। स्वाति मालीवाल ने 13 मई की सीएम हाउस की पूरी आपबीती बताई, विभव कुमार पर सीधा आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया। मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। 13 मई के बाद स्वाति मालीवाल दिल्ली के लिए सियासी सब्जेक्ट बन गई हैं और उनकी पिटाई का मामला चुनावी मुद्दा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ? इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला। दिल्ली की लड़ाई 7 सीटों की। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने 100% स्कोर किया है, यानी 7 की 7 सीटों पर जीत। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और फिर भी चुनौतियां काफी बड़ी हैं। उन चुनौतियों को पार पाने के लिए
केजरीवाल अक्सर इमोशनल दाव खेल रहे हैं और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी खेला अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली के सीएम ने एक दिन पहले ही एक्स पर लिख दिया था कि दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने आ रही है, लिहाजा गुरुवार की सुबह से उनकी पार्टी के नेताओं का तांता लग गया। आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से एक दिन दो दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। इस बीच केजरीवाल ने अपने माता पिता का वीडियो और फोटो एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पुलिस वालों ने टाइम मांगा था, वो आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। उधर राहुल गांधी ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रैली की, लेकिन स्वाति मालीवाल एपिसोड की चर्चा नहीं की। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के साथ इस विषय पर मिले हुए हैं। आपकी पार्टी में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और कांग्रेस के एक भी नेता ने उस पर आवाज नहीं उठाई। उससे बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने वोट की चिंता खा रही है। दिलचस्प है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में अब तक 3 रैलियां की है। अरविंद केजरीवाल ने 28 रोड शो और रैलियां की है, लेकिन दोनों नेताओं ने एक भी मंच साझा नहीं किया है। बहरहाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने भी दिल्ली वालों के नाम संदेश जारी किया। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। दिल्ली देश की राजधानी है, लिहाजा यहाँ की 7 सीटों के नतीजों पर देश की नजर रहती है और इस बार खास तौर पर रहेगी, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन खत्म करके दिल्ली में सत्ता हासिल की है, वो इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को मात देने के लिए उतरी है। आज तक ब्यूरो। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भाषाएं दिल्ली में बोली जाती हैं, क्योंकि देश भर के लोग यहां पर आकर बसते हैं और इसीलिए माना जाता है कि स्लाइस ऑफ दिल्ली, यानी अगर आप देखें तो दिल्ली किसको बिठाती है 7 सीटों पर, इससे तय होता है कि किस पार्टी का पीएम बनेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि आपकी सरकार बीजेपी दुर्भावना के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए स्वाति मालीवाल के मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं क्योंकि आप चुनावी फायदा चाहते हैं। जवाब दीजिए। दुर्भावना किसकी है समझिए। स्वाति मालीवाल सांसद किसकी? आपकी। आरोप किस पे लगाया? आप पे। मकान किसका? आपके मुख्यमंत्री का। पीटा किसने? आपके मुख्यमंत्री के पीए ने। गवाह कौन? आपके मुख्यमंत्री के परिवार वाले। और सुनिए, ट्रोलिंग कौन कर रहा है? आप वाले।
जवाब आके कौन दे रही हैं? आपकी मंत्री। भैया सब कुछ तो आप मेरे बाप को समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये तो वो मुख्यमंत्री है ना जो यहां बैठ के, पहले खैर वो सब छोड़ दीजिए कि सारी संसद चोर है और इनके लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या बोला था, उनके चरणों में जाके गिर गए, अलग बात है। मगर ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान, कोई भी आए चला आए। अब शीश महल के किले में ऐसे बंद होके बैठते हैं कि अगर उनकी महिला सांसद भी अपॉइंटमेंट मांगती है तो इसे मैं संस्कृत के एक वाक्य में कहूंगा कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती, यानी महिला सांसद अपॉइंटमेंट मांगे, तदरि केदीय वालस्य सिद्धांतद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चटकना मुख भंजनम। और अब एक और बात समझिए, दूसरा ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। आज अपने मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझिए कि इतना बदलाव। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मगर देखिए दोनों कितने अच्छे हैं। एक ने राधिका खेड़ा के साथ किया था बर्ताव, उसका बचाव आप वालों ने किया। अब स्वाति मालीवाल के साथ हुआ तो ये कर रहे हैं। राम मिलाई जोड़ी, आगे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आपके पास आते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप हैं, बात दुर्भावना की बात नहीं है, बात दुर्व्यवहार की है। और किसी भी महिला का हो, उसके पहले आपकी मंत्री आकर बोल रही है, बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। जांच की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर आपकी मंत्री आकर बताती हैं उनके तो कपड़े नहीं फटे थे। अंजना जी, 5 दिन से मैं यही देख रहा हूं जब से स्वाति मालीवाल जी ने शुरू करा है, और मैंने कल भी आपको कहा था कि इस बात की टाइमिंग देखिए क्या है। इस वक्त मुद्दा ये होना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर इनके जो पिछले 7 सांसद थे उन्होंने क्या करा। क्या वो जनता के बीच गए? क्या उन्होंने जनता से बात करी? इनके मंत्री भी यहीं से थे, हर्षवर्धन जी। क्या करा? ये खुद मानते हैं कुछ नहीं करा, इसलिए इन्होंने हर्षवर्धन जी को मंत्रालय से हटा दिया। ये खुद मानते हैं इनके सांसदों ने कुछ नहीं करा, इन्होंने 6 की सीट बदल दी। यही मान रहे हैं ना? मुद्दा ये होना चाहिए कि दिल्ली में बैठी हुई इनकी सरकार यहीं पे है ना, ये पीछे बैठती है। क्या करा इनके मंत्री ने दिल्ली के लिए? क्या करा इनके सांसदों ने दिल्ली के लिए? ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं ना। एक भी सांसद कह दे मैंने काम किया मुझे वोट दे दो, या अभी जाके दिल्ली में कह दे कि हमारे सांसद ने काम किया हो तो हमें वोट देना, ये मांग ले। इस चुनाव, इस पे मुद्दे पे बात नहीं हो रही। मुद्दा नया बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। जहां चुनाव जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं, वहां के एक नया मुद्दा गढ़ते हैं और उसके ऊपर डिबेट कराते हैं। ये कहते हैं सब कुछ आपका था। अरे भैया, एलजी तुम्हारा, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, तुम कराते रहो, जहां जांच कराओ। एक विभव कुमार ने कंप्लेंट दी, एक स्वाति जी ने कंप्लेंट दी। विभव कुमार को आपने पकड़ लिया, अब बॉम्बे ले गए कि फोन फॉर्मेट हो रहा है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं लिख रहे। और दूसरे पे आप देखिए एक और टाइमिंग, आज एएनआई का भी इंटरव्यू हो जाता है, इसकी टाइमिंग नहीं देख रहे आप। 25 तारीख तक रोज उन्होंने काम करना था। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया जाए, जो पहुंचने वाला नहीं है। चाहे जो मर्जी भाजपा इसके अंदर कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी कर ले। एक ही लाइन, छोटा सा जवाब। हाँ। ए भाई, सब कुछ ठीक है तो स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आज भी वो आपकी सांसद है, जवाब दीजिए ना। मैं बताता हूँ, मैं हमारी रहेगी और आरोप हमारे ऊपर रहेंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ब्रजभूषण सिंह जी को निकाला है, इन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दी, हालत खराब हो गई। डरे हुए लोग। अरे भैया, तुम्हारी तो 72 आ रही थी, 80 आ रही थी, तुम डर रहे हो। अरे भैया भाई, अब मैं जवाब दे दूं? दो भाई, हमने तो नहीं कहा ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने कहा स्वाति मालीवाल हमारे खिलाफ बोल रही हो, फिर भी निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कौन सी नस दबी हुई है? और एक और बात कह दूं, सुनिए, सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। आपने इतनी तिलमिलाहट केजरीवाल जी की कभी नहीं देखी। सड़क पे निकले था, विभव कुमार के जेल जाने पे आई। ये भैया कौन सा राजदार विभव कुमार के पास है? कहीं उस विभव में पराभव के सारे सूत्र तो नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, विभव कुमार तो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट था क्या? स्वाति मालीवाल का अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था। अगर नहीं था तो किस हैसियत से अंदर थे? जवाब दो भाई, अपॉइंटमेंट की लिस्ट ही दिखा दो उस दिन की। कुछ नहीं पता। छोटा सा ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा भाजपा को। ब्रजभूषण सिंह जी ने इस देश की बेटियों को बहुत कुछ कहा है सर। हमको क्या कहा, वो छोड़ो। देश की बेटियां यहाँ पर जूते उतार के रो रही थी कि हम ये जूते लटका रहे, अब खेलेंगे नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए। हमको कुछ कहा, वो छोड़ो, देश की बेटियों को तो मत कहो, हमको कहो। आपके अमित शाह जी का जवाब, उसके बाद में मैं एक बार पूछना चाहती हूं, छात्र कितने बैठे हुए? छात्र हाथ उठाएं, सिर्फ छात्र। आप कैसे छात्र हो सकते हो सर? छात्र कितने हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि स्वाति मालीवाल एक इशू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए?
चलिए, कई लोग हैं जो मानते हैं इशू हुए है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, कई लोग मानते हैं नहीं है। लेकिन बार बार जब आप स्वाति मालीवाल पर घेरेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह नाम का आईना आपके सामने रख दिया जाता है। ये बताइए, भारत के इतिहास की एक घटना बता दीजिए जहां किसी पार्टी के सांसद को ये रोज उसी का काम पार्टी है। के मुख्यमंत्री आवास पे पीटा गया हो। ये बताइए, आप ये बताइए कि किसी भी पार्टी की सांसद को उसी मुख्यमंत्री आवास पे पीटा गया हो, ये बताइए। और ये इनकी पुरानी फितरत है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, उसने भी एफआईआर कराई थी। इन्होंने जाके 2014 में भाजपा कार्यालय पर बवाल किया था। इन्होंने यही 26 जनवरी के बाहर यहाँ पे धरना दिया था। ये स्वभाव से बवाली है। अनिल जी, और जब चीफ सेक्रेटरी को पीटने की खबर थी तब तो आप भी मशाल लिए घूम रहे थे। उसमें 2 लोगों को छोड़ के सब एक्यूट हो चुके हैं। अरे भैया, कमारे पुलिस तुम्हारी तब करती तो क्या है, आप भी मुझे समझ मशाल नहीं लिए आता। उठ रहे थे। शराब वाले स्कैम पर आप लोग पीठ थपथपाते हैं कि हम ही लोगों ने इसको उजागर किया। फिर क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मानते हैं कि दुर्व्यवहार से काम हो रहा है, दुर्भावना से? माफ कीजिए अंजना जी, महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ कहा सुधांशु जी ने। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस भी आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपके हैं, होम मिनिस्टर भी आपके हैं, और आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में केस गया हुआ है। आप उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, जनता के सामने लाइए, जो कोर्ट ऑफ लॉ कहे उस अनुसार किसी के साथ न्याय कीजिए। लेकिन न्याय ऐसा नहीं होता कि आपकी तरह कि न्याय से पहले ही कोई जज या कोई कोर्ट फैसला दे, आप बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों के घरों पे। ये गरीब लोग दिल्ली के सिर्फ स्वाति मालीवाल पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं उन 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो देश के नौजवान के साथ आपने पूछी थी। हम पूछना चाहते हैं आपसे, दिल्ली का नौजवान 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। आपके 7 सांसद थे दिल्ली में, सांसदों की जिम्मेदारी है। आपके सांसदों को भी 304 करोड़ रुपए इन 10 सालों में मिले। दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता है। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे वो किस स्थिति में, सुधांशु जी जरा पता कर लीजिए कि दिल्ली क्यों बदहाल है। तू इसकी बता, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये दिल्ली बदहाल हुई क्यों। दिल्ली में महंगाई जब 414 से 440 का सिलेंडर होता है तो आप इतना शोर मचाते हैं। जब आप तेल के, डीजल के, पेट्रोल के भाव पे कहते हैं साहब बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बदल दो सरकार। अरे भैया, सैकड़ा पार कर लिया। दिल्ली जीवंत शहर है, सारे दिन लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो गैस सिलेंडर एलपीजी का 1100 रुपए का हो गया, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे। तो दिल्ली के जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी, मकान, कब, उसके लिए बात करिए, रोजगार पे बात करिए। आपने बात ही नहीं करी। आपके 7 में से 6 सांसद आपने रिपोर्ट कार्ड पे बदल दिए। 7वें को जनता बदल देगी, आपको पता लगेगा 25 तारीख को। 45 के पार तापमान जा रहा है कई इलाकों में दिल्ली में। यहाँ पर सियासी तापमान भी हम लोग देख रहे हैं। हवा समझ नहीं आ रहा, चल रही है नहीं चल रही है, किसी की चल रही है, किधर क्या हो रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? नंबर्स के नजरिए से देखें, 2 बार से लगातार 7 सीटों पर 6 के टिकट काट दिए बीजेपी ने इस बार। क्या तस्वीर दिख रही है दिल्ली की सेफोलॉजिस्ट के तौर पर? देखिए अंजना जी, आपने दर्शकों को बताया कि 2019 हो 2014 हो, दोनों चुनावों में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस बार के चुनाव में उन्होंने 7 में से 6 उम्मीदवार अपने बदल दिए। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। ये जनता भी समझ रही है, पार्टियां भी समझ रही है कि आप अपने 7 सिटिंग एमपीज में से 6 को बदल देते हैं, नए उम्मीदवार को उतारते हैं। 2-3 चीजें हैं। कुछ ना कुछ नाराजगी है जनता की बीजेपी के खिलाफ, कम से कम सांसदों के खिलाफ, जिसका आभास बीजेपी को पहले से था। और इसी के लिए उन्होंने अपने सिटिंग एमपीज को बदला है। पूरे देश भर में 113 एमपीज को बदला है, जिसमें 7-6 दिल्ली से भी हैं। दूसरी ओर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो पिछले चुनाव में 7 में से 6 सीटों पर इनके पास 50% से ज्यादा वोट था। सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी बीजेपी का बहुत नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन कुछ न कुछ हवा में भी बदलाव है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अभी तो इस वक्त यहां भी हवा अच्छी चलने लगी है। जब हम आए थे तो बहुत गर्मी थी। उसी तरह से मुझे लग रहा है जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहा है, शनिवार को वोट पड़ रहा है, उस तरह से हवा थोड़ी बदली है और कुछ ना कुछ बीजेपी को चैलेंज महसूस हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तरफ से। अब तीनों का आप एक साथ जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चैलेंज है इन दोनों का गठबंधन, पहली बार कांग्रेस और आप मिलकर आपसे लड़ रही है। और
6 सांसदों के टिकट काटना मजाक है? नहीं, हवा तो बदली है। केवल 5 महीने पहले ये कहते थे कि दारू घोटाले में केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए, और हवा ऐसी बदली है कि एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाली पार्टी के साथ चले गए। पता नहीं कौन सा पौवा मिल गया है। हवा तो बदली है। जो ये कहते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ चोर बेईमान, मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं, वगैरह 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 बहुत सारी, और वो जाके अब उनके चरणों में जाके गिर गए। मगर मजे की बात यह है, भगवंत मान का स्टेटमेंट चेक करिएगा जाके। उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी करप्ट नहीं है, तो भगवंत मान जी कहते ऐसा कैसे कह दूं कि करप्ट नहीं है। मतलब बड़ी मजेदार हवा बदली है कि हवा सिर्फ दिल्ली में बदली है, मगर पंजाब में लड़ाई की हवा यथावत है। और देखिए, जब दुष्प्रचार की बात आती है तो हमारे सम्मानित साथी क्या बोल जाते हैं, अभी क्या बोले, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। हम लोग कब बैठे हैं? 2024 में। 45 साल कब से हुए? 1979। जाके चेक करिए क्या थी ग्रोथ रेट। 1.8%, 2%, महंगाई 15%, 16%। इसी 45 साल में वो 1991 भी आता है जब सोना गिरवी रखा गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस इतनी भयानक हुई थी कि $1 बिलियन से नीचे आ गया था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ा था। क्या मजाक की बात करते हैं हम लोग। उस समय इंजीनियरिंग में आके पढ़ने लगे थे। उस जमाने में प्रचंड बेरोजगारी, 16% महंगाई की दर। कुछ भी आकर आए बाएं साएं बोलने लगना। और अब मैं आज बताना चाहता हूं, चलो बाकी आपको समझ में आए ना आए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मोबाइल सेट तो हम लोग यूज करते हैं। आज दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग में भारत नंबर 2 का देश है। आपके जमाने में कंज्यूमर नंबर 2 था, सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आज मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, मोबाइल मैंने इसलिए कहा कि हर बच्चे के हाथ में होता है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग कंपनी है। उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। आईफोन हाई एंड जो मोबाइल बनता है उसकी चाइना के बाहर पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में बनी है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन गए, 4 करोड़ नए गरीब आवास बन गए, विमान वाहक पोत बन गया, विक्रांत। ये सब बना कौन रहा है? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 3रे नंबर के देश बन गए, सोलर पावर जनरेशन में 3रे नंबर के देश बन गए, 5वीं बड़ी ये आसमान से कोई भूत पिशाच आके बना रहे हैं इनके हिसाब से। इसलिए आंकड़े के साथ साथ और मैं पूछना चाहता हूं, आज बेरोजगारी की दर 3.1% है। मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से खत्म है। अपने समय के कोई 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर 5% है। चुनौती से कांग्रेस शासन के कोई 5 साल बता के जाइएगा जब 5%। अनिल जी उसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही अगर मैं गलत हूं तो आप दोनों करेक्ट कर दीजिएगा। आपसे शुरू कर रही हूं। राहुल जी उत्तर प्रदेश गए, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मंच शेयर किया, सब जगह वो दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने कोई मंच मेरी जानकारी के मुताबिक शेयर नहीं किया है। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, इसकी वजह क्या है? सुनीता केजरीवाल जी के साथ रामलीला मैदान में जरूर दिखे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं। वजह? मैं सबसे पहले सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं, सारा डेवलपमेंट जो फैक्ट्रियां लगी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के, जो मोबाइल आज हाथ में है, क्या ये 10 साल में आ गए सारे? आप अगर इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके जनक आज से 3 दिन पहले 21 मई को जिसकी शहादत दिवस था, स्वर्गीय राजीव गांधी, इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। सुनिए, नहीं सुनने की भी आदत रखिए भाई। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया था, और इस देश में अगर किसी को उस क्रांति का जनक माना जाता है तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी थे। आज आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बेस है किसी का तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। बेरोजगारी पे आपने बहुत बात की, देश भर की बात की, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आपने आवास की बात की, इतनी छद्दी, आप हमें दिल्ली में बता दीजिए 3 ऐसी कॉलोनियां, कालकाजी, जेलर बाग और तीसरा कठपुतली कॉलोनी, इन 3 कॉलोनियों में डीडीए को जहां झुग्गी थी वही मकान देने की बात थी। आज तक आप सिर्फ और सिर्फ कालकाजी में थोड़े मकान छोड़ के आप बताइए 12 साल में 10 साल की आपकी सरकार हो गई, आपने क्यों नहीं उनको आवास मुहैया कराया दिल्ली में? आप बता दीजिए राजीव रतन आवास योजना के तहत 62,000 गरीबों के घरों को आपने क्यों नहीं अलॉटमेंट किया? वो जर्जर हो गए। आप गरीब की बात ही नहीं करते, आप तो बात करते हैं बड़े सरमाएदारों की, आप तो गरीब के रोटी और रोजगार के लिए बात ही नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए कि इस जो आपकी डेवलपमेंट है, इसके लिए कहीं कोई मानवीय दृष्टिकोण है सरकार के पास? कोई इस नीति में कोई मानवीय संवेदनाएं हैं कि सिर्फ महल बना दें, बड़े बड़े अट्टालिके बना दें, उससे देश के नौजवान
देश के नौजवान को रोजगार मिल जाएगा। अरे भैया देश आपस के में वार्तालाप। ये जो अंजना जी आंखों ही बदलाव की आंखों जो में। बहार है, अरे सर, जो मेरा भी तो संजय जी सवाल कह का रहे जवाब हैं, दीजिए मैं ना, दे रहा अनिल हूँ, जी। जो संजय जी कह रहे हैं बदलाव की बहार है और बड़ी बहार है, और आप देखिएगा बदलाव तय है 25 तारीख मेरे को। सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपका भी जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। जो हमारे आपने कहा बीच में नहीं, हमारे अरे नेताओं दादा के माइक के मंच बिना साझा आवाज ही नहीं करने पहुंच रही, का हल्ला नहीं। हमारा प्लीज वेट सर, हमारा प्लीज जो वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर हमारा टर्न जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है, पूरी तरह हम कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव क्यों लड़ नहीं रहे आए? हैं। कोई वजह है क्या? हम- दिल में कोई बिल्कुल- मलाल अभी भी है बिल्कुल क्या? किसी तरह की कोई इतना वजह कुछ नहीं कहा है। था सोनिया जी के हमारे खिलाफ। जहां कैंडिडेट को जरूरत रही वहां अरविंद केजरीवाल जी आए, और जहां इन्होंने कहा हमारे नेता गए हैं, ठीक ये है। कहना आप भी बोल लीजिए, उसके बाद एक साथ जिसमें जवाब कोई लेंगे। किसी तरह का विधायक संकेत- जी, अंजना विधायक जी, जी। अभी अनिल जी ने भी जेलर वाला वाक की बात करी, मेरी विधानसभा में पड़ता है। 2.25 लाख रुपए एक साल हो गए इनको लिए हुए। लोगों ने ब्याज पे पैसे इकट्ठे करे, झुग्गी वाले लोग रहते हैं, उसके अंदर फ्लैट नहीं दे रहे। आजकल नई नई गाड़ी में बिठा के लेके आते हैं, कहते देखो ये वाला फ्लैट देंगे, लोग देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं वहां के लोग बता देते मिलेगा नहीं भैया, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। 2.25 लाख रुपए ले रखे हैं, मैं अभी लेके चलूंगा आपको, अभी ले चलो कैमरा मेरे साथ में, मैं दिखा दूंगा आपको। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कर रहे थे ये, वो इंजीनियरिंग किसने बनवाए थे? स्कूल, गुरुकुल के स्कूल में काहे नहीं गए भैया तुम? गुरुकुल में जाते हैं, आरएसएस के स्कूल में काहे नहीं गए तुम? जिस इंजीनियरिंग स्कूल में गए वो किसने बनाया था? वो आपने नहीं बनाया था। अरे भैया मुझे बताओ कौन मैडम से थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा मॉनिटर एक बात आज तक समझ नहीं आई अंजना जी। हटिए मैडम। हाँ, अंजना जी कल भी कह रहे थे कि एम्स के अंदर जा चाहिए, वो क्या एम्स इन्होंने बनाया था? पता नहीं कौन से गोला पे थे ये उस वक्त, नए गोला पे एकदम प्रकट हो गए। सारी चीजें 2014 के बाद हो गई। अरे मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने व्यापार करा, सबके बाप बाप ने काम करा, धंधा करा, आपको पढ़ाया आपके माताजी पिताजी ने 2014 से पहले करा ना, कि वो भी मोदी जी कर गए। कमाल हो गया। अरे भाई ये देश आगे बढ़ रहा था, देश बढ़ता रहेगा। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे। तुम्हारा क्या सुधांशु जी जवाब दीजिए, जैसे जवाब दीजिए फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए, चोर और बेईमान करने वालों के प्रति भक्ति कैसी डेवलप हो जाती है, वो बदली हवा आपको दिखाई पड़ गई। और मैं दूसरी बात करना तो भैया जी तो भावनाओं बह के कुछ ज्यादा ही बोल गए कि राजीव गांधी के जमाने में टेलीफोनी आ गई थी। राजीव गांधी नवंबर 1989 में हट गए थे। चुनौती से कहता हूं पूरी दुनिया मोबाइल टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, 1994 में आई है मोबाइल टेक्नोलॉजी की, मोबाइल टेलीफोनी की टेक्नोलॉजी। कुछ बोलने लगते। और मेरे भाई आपने कहा इंजीनियरिंग में आए थे, हाँ मैं बताना चाहता हूं 1991 तक आते आते हम आए थे। हम लोग एक देश में इंजीनियरिंग बनी थी, मगर हम दुनिया के दूसरे देशों के सामने कहां खड़े थे? हमारे साथ जो देश आजाद हुआ, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं। ठीक है, बारी बारी। हमारे साथ जो देश अस्तित्व में आया था चाइना, वो कहां खड़ा था 1991 में? और हम कहां खड़े थे? हमारे साथ जो देश आया था इजराइल, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे? हम कहां खड़े थे? नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, वो कहां खड़े थे? हम कहां खड़े थे? हकीकत में हम अपनी क्षमता के अनुसार अब उभर के सामने आए हैं 2014 के बाद। छोटा छोटा जवाब, क्योंकि मैं अब लोगों के प्रश्न लेना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि 1947 में इंडिया के साथ में श्रीलंका भी आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। देखिए हिंदुस्तान कहां पहुंचा, पाकिस्तान कहां पहुंचा? जहां से आपका समर्थन आता है। अब अभी मत बोलो। देखिए उन्होंने वो राजनीति करी, वही हिंदू मुस्लिम करते रहे, वही कश्मीर पर होते रहे जो आज ये कर रहे हैं। ये लोग देश को वैसे बर्बाद करना चाहते हैं जैसे बाकी के देश में हमारे पड़ोसी करते रहे। हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एम्स की बात आई, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आई। दिल्ली में केंद्र सरकार का स्टैक है, दिल्ली फुल फ्लैश, दिल्ली की विधानसभा जो है, दिल्ली की सरकार जो है वो पूरी गवर्नमेंट नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीपी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं और मानवीय दृष्टिकोण कहाँ गया? इस दिल्ली ने सबसे बुरे हालात झेले हैं कोरोना में। क्या आपने एक भी भारत सरकार की तरफ से हॉस्पिटल दिल्ली में नया बनाया इन 10 सालों में? आप मुझे बता दीजिए। आपने जो किया वो देश में आप बता रहे हैं हमने ये हम तो सिर्फ साहब थोड़ी सी बात कर रहे हैं सुधांशु जी। क्या एक भी हॉस्पिटल आपने एम्स के टक्कर का छोड़िए, राम मनोहर लोहिया को छोड़िए, ये सब हमारे समय के बने हुए हैं। आप बताइए क्या बनाया कोई भी हॉस्पिटल? भैया राम मनोहर लोहिया वेलिंगटन हॉस्पिटल था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। फिर भैया जी कुछ और बोल जाते हैं। बोलिए, वेलिंगटन हॉस्पिटल था, आप उसका नाम 77 तक वेलिंगटन हॉस्पिटल था। राम मनोहर लोहिया नाम में मत पढ़िए, सवाल नाम का नहीं है। आप नाम बदल के, अगर आप नाम बदल के डेवलपमेंट कर रहे हैं, नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं होता। मेरा सीधा सवाल है, क्या के एक भी हॉस्पिटल भारत सरकार ने 10 साल में दिल्ली में बनाया है पूरे भारत में? अरे दिल्ली में पूछना चाहता हूँ, जो दरभंगा
एक ही एम्स रहेगा। जो दरभंगा का एम्स है वो लोग देख रहे हैं कि कौन सा एम्स बना हुआ है। अच्छा बताइए, हम हेल्थ तो सिंपल पूछ रहे हैं, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर, उनकी टिकट अच्छा चलिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट का सेंटर, नसीब राजधानी है, लाखों लोग हमारे हम तो सिंपल बात पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल लड़ाई अलग है। संजय जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, मतलब 7 सीटें सिर्फ दिल्ली में है। ऐसे में दूर दूर के इलाकों में अगर आप चले जाइए तो बहुत सारे मुद्दे वहां पर हावी रहते हैं। पानी भी है, पानी एक मुद्दा है, लेकिन पानी इनके नीचे आता है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अस्पताल किसके नीचे, पानी किसके नीचे, और इस वजह से भी एक वोटिंग का पैटर्न। लेकिन वो ये जरूर देखते हैं कि वो पीएम किसको बनाना चाहते हैं। इसीलिए विधानसभा लोकसभा एकदम अलग हमने देखा है पिछली 2 बार से लगातार। नहीं, बिल्कुल आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि ये पता नहीं है लोगों को, और दिल्ली क्या कई शहरों में और कई राज्यों में भी कि किसके अंदर में क्या चीजें आती हैं। तो आपका अगर बिजली नहीं आ रहा है तब भी आप अपने एमपी को कोसते हैं, सड़क खराब है तो एमपी को कोसते हैं। आपको पता नहीं कि एमएलए का काम है या आपके जो काउंसलर है उनका काम है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, इसमें बहुत स्पष्टीकरण है जनता, दिल्ली के जनता के बीच में। और इसी के लिए आपने देखा 2015 का विधानसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है तो बिल्कुल पलट जाता है। और आप जनाधार के हिसाब से देखिए तो ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ता है, बीजेपी का जनाधार तकरीबन कोई 35-37% वोट है। विधानसभा में उनको लगातार वो 4-5 विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। जमाना हो गया जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, 93 से 98 के बीच में रही है, और उसके बाद कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही। सरकार हारने के बाद भी उनका वोट 35-36% वोट रहता है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है तो उनको 98 प्याज की कीमत पर वो सरकार गई थी। बिल्कुल। तो वो 35-36% बीजेपी का जनाधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो उसमें उछाल आता है लोकसभा के चुनाव में, और वो 50% का फासला पार करता है। तो मुद्दे तो कई हैं जिसका आपने जिक्र किया। महंगाई बड़ा मुद्दा होता है, बेरोजगारी मुद्दा है, पानी, बिजली, सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आपको अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सवाल आप पूछिए। मेरा 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी। सर, आपसे प्रश्न करूंगा, 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयद्वारक घटना हुई थी। सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोषी अभी किस जेल में है? और दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा 12 किलोमीटर पे आप रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर, आपने वंदे भारत लाई, जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता सिर्फ ट्रैवल करती है। बाकी जो लोकल्स जो 1 दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ 1 दिन का लेट हो रहा है, हम एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? और साहब एक सवाल पूछिए सब लोग। आपका हो चुका है। मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से, आप कहते हो महिलाओं को लेकर हम ये करें। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कर रही है, आप ब्रजभूषण सिंह को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। आप बीजेपी कह रही है विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है देश ने, लेकिन विदेश से कोई जो महिला घूमने आ रही है देश में, उसके साथ ही रेप हो रहा है, वो कहां तक सही है? 1 मिनट, इसका मैं एक जवाब देना चाहता हूं, एक लाइन में। ब्रजभूषण के खिलाफ 3 इंक्वायरी हैं, एक कुश्ती संघ की, एक ओलंपिक संघ की, और एक कोर्ट की मॉनिटरिंग में पुलिस की। इन्होंने कौन सी इंक्वायरी की है? जवाब दीजिए। उसके बेटे को इंक्वायरी नहीं सर, हमारे भारत में बेटी 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 कहा जाता है। मेरा प्रश्न आपके प्रवक्ता से है कि आपके मैनिफेस्टो में नारी सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया गया है, और जहां पे बात आई नारी शक्ति पे आपको एक्शन लेने की, वहां पे आप पीछे हट रहे हैं ये कह के कि ये झूठा आरोप है। और पता है हमारे समाज में लड़कियां इसी डर से डरती है कि उन्हें 4 लोग क्या कहेंगे, उन्हें बदनाम किया जाएगा। वही चीज हो रहा है स्वाति मालीवाल के साथ, लोग उसे गलत बता रहे क्योंकि लड़कियों के पास वो पावर नहीं है ना कि अपने आप से कंप्लेंट करे, चरित्र हनन किया जाता है। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी कहती है कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी वो अल्पसंख्यक है, और आप वो क्या वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप? भैया वीडियो अवेलेबल है, बच्चे गुंजाइश नहीं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आप स्वाति मालीवाल के बारे पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, लेकिन खुद की पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 लोगों के शोषण और रेप किए, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी है भैया? दिल्ली में पुलिस आपकी है। पूछिए। अरे पहले सवाल ले लीजिए। अरे जनता के 3-4 सवाल। अरे जितने भाई साहब स्टेज पे हैं थोड़ा सा चुप हो जाइए, कभी जनता को भी बोलने दीजिए।
मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पेपर 5-5 साल आरओ में इस प्रकार बच्चों को पीटा गया, उस समय आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? शिक्षा और पेपर लीक क्यों होता है आपकी सरकार? ठीक, 1-2 सवाल और लेके फिर आपका हो चुका है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से सुधांशु जी से कि सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और मतलब अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 83% जो यूथ है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वाकई में 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं तो 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए अंजना जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये 83% मेरा सवाल सुधांशु जी से है, लद्दाख में कर रहे प्रोटेस्ट लोग, उनकी आवाज कब सुनी जाएगी? ये 83% वाले का जवाब देना चाहता हूँ। एक साथ मेरा नाम छाया है। मैं आप सभी पॉलिटिकल से पूछना चाहती हूँ कि हम देश के युवा आपको वोट क्यों दे? आपने हमारे लिए क्या किया है युवाओं के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। सब एक एक करके अब शुरू हो जाए। स्वाति मालीवाल पर चुप क्यों, ये उस बच्ची का प्रश्न। देखिए, अभी भी अरविंद जी ने आज भी जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल साफ कहा है कि 2 अलग अलग व्यूज हैं और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात कर रही है। जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसको दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है, उसको कस्टडी में रखा हुआ है। क्या इतनी जल्दी इन्होंने किसी के ऊपर और दिखाई? दिल्ली में कोई भी कोई केस हो जाए, क्या आप सुनते हो? हम तो चुप हैं, हम कह रहे कोई बात नहीं, कर लो जांच, हम मना थोड़ी कर रहे हैं जांच करने के लिए, कर लो। लेकिन ये चुनाव में माहौल बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी बहू बेटी से कोई लेना देना नहीं, कोई दर्द नहीं है इनको। ये जो कानून चेंज हुआ, इस कानून की लड़ाई हमने करी, इसी जंतर मंतर में कानून की लड़ाई हमने करी। हमने इसके लिए नुक्कड़ नाटक करे, हमने घर घर जाके लोगों को समझा इन्होंने क्या करा है। ये कोई बहू बेटी कुछ नहीं मानते, इनके आरएसएस में है कोई लेडी है इनके यहाँ पर? लोगों में बना कि माइनॉरिटीज के लिए जो उन्होंने अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार, देखिए अब आपकी पार्टी को समझाना पड़ेगा ना। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके बहुत कुछ किया गया न्याय पत्र में। एक शब्द भी अगर आप ऐसा दिखा दें तो हम मान जाएंगे। बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप आज का जो शब्द है मैनिफेस्टो में वो कहीं नहीं है। ये सिर्फ तय किए जा रहे हैं कुछ के जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बनाने की बात। दूसरी बात, जो नौजवान की नौकरी की बात है वो बहुत बड़ी पीड़ा है। हमने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि वो नौजवान जो शिक्षित है, जो योग्य है, उसको 8,500 रुपए पर मंथ हम 1 साल तक देंगे स्टाइफंड के रूप में और निश्चित तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। महिलाओं के सम्मान की अगर बात है तो हमने ये 1 मिनट, अरे आपने तय नहीं करनी, आपने नहीं तय करनी। जनता दिल्ली की बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। हमने महिला, माइक नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही। अंजना जी से मैं बात कर रहा हूँ। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम न्यारी न्याय के तहत भी जो महंगाई से हमारी गृहिणी त्रस्त है, परस्त है और कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करती हैं, उनको भी महालक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी न्याय गारंटी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारे मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट कहा है कि उसको हम 8,500 रुपए पर मंथ 1 साल तक देंगे, उसकी आर्थिक स्थिति को। ये कांग्रेस का विजन है जो मैं आपके सामने रखता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहा था 5,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने इनसे पूछिए 10 साल पंजाब में रहे, दिया? कर्नाटक में दे रहे हो क्या? हिमाचल में दे रहे हो क्या? नहीं दिया। 2004 से 14 सीट में दिया? नहीं दिया। 60 साल रहे, नहीं दिया। ए भैया, कब तो कुछ नहीं दिया। आप कह रहे हैं जब पता है कुछ नहीं होने वाला तब हवा में लट्ठे बांध रहे कि हम करके दे देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जो इस बच्चे ने सवाल पूछा था, जनता 83%। सर अपने मिनट, मैंने कहा आपने दिया हो तो बता दीजिए, सब आपने बेवकूफ बनाया, ऐसे ही डपोर संखी वादे करते रहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इस बच्चे ने सवाल पूछा, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है इसको चेक करिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वो कहते हैं यंग में, वो जानते हैं कब से शुरू करते हैं? 17 साल से लेकर 23 साल की उम्र में 83% है। कारण क्या है कि वेस्ट की सोसाइटी में 10th पास करने के बाद बच्चे को अपने आप करना होता है, मां बाप उसकी टेक केयर नहीं करते। हमारे यहां 18 साल में वो इंटर करता है, 21 में जाके वो ग्रेजुएशन करता है, 23 तक को 95% बच्चों के केस में, अनलेस अंटिल किसी की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब ना हो गई हो, सबके सब बच्चे करते हैं। इसीलिए जैसे ही आप 24 से 28 में आते हैं तो 83% का आंकड़ा 14% हो जाता है। जैसे मैं एक और बताना चाहता हूं, यहां पे कहते हैं इन्फेंट शिशुओं में फूड न्यूट्रिशन में कहते हैं 0 फूड पे बच्चे चल रहे हैं। अब भाई 90% बच्चे 0 फूड पे चल रहे हैं तो मर जाना चाहिए। फैक्ट क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग वेस्ट में कराई नहीं जाती है, वो सिर्फ पाउडर वाला दूध पिलाते हैं। इस कारण से उन्हें लगता है 90% पी रहे। भैया यहां पी रहे हैं, यहां सब मां का दूध पी रहे हैं, तुम डब्बे का दूध पी रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी
एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिल्ली पर आपको क्या लग रहा है? घमासान जारी है इस वक्त भी, और 25 को भी घमासान होगा 7 लोकसभा क्षेत्रों में। और मुझे लगता है बीजेपी जो मैंने पहले कहा, उतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए जितना 2019 या 2014 में हुआ। दोहराना चाहूंगा, 2014 और 19 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में नंबर्स है जो कहता है कि अगर 6% स्विंग इनके फेवर में हुआ तो 5-2 हो सकता है। एक है कि अगर 9% हुआ तो 4-3 हो सकता है, और एक है अगर 12% प्लस स्विंग हुआ तो 7-0 हो सकता है। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? एक सिनेरियो, रफ सिनेरियो। ये तो ऐसे ही कहने की बात होगी कि क्या कल 12% टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? आज का टेम्परेचर और कल के टेम्परेचर में क्या 9% नीचे आ जाएगा? इतना बड़ा स्विंग होने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। अगर ऐसा होगा तो सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, हवा बदली हुई दिखती है और हवा का रुख थोड़ा बदला है। अब देखते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी आप कहीं पे भी जाइएगा, बीजेपी का वोटर बड़ा लाउड होता है, बड़ा शोर मचाता है, आप देख रहे हैं। लेकिन जो इनके खिलाफ का वोटर है वो चुपचाप बटन दबाता है, और बटन दबने वाला 12% नहीं 20% की सिर्फ इस बार जो बदलाव है वो जनता महसूस कर रही है। इन्होंने 6 बदले थे, जनता 7 को बदल रही है। निश्चित तौर पर ये देखेंगे 25 मई बीजेपी गई। मैं एक ही लाइन में कहता हूं, सुनिए, राहुल इंडी और घमंडी सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।